मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली, हाजिर हूं प्रहार लेकर। और प्रहार में आज हम जिन खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं, वो खबरें कौन सी हैं, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले आज बात करेंगे उस इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल के जिसके जरिए ज्योति मल्होत्रा ने भारत के साथ गद्दारी कर पाकिस्तान के लिए जासूसी की, क्योंकि नाम इन्फ्लुएंसर का और काम जासूसी का। आज खोलेंगे जासूस की कई राज और डिकोड करेंगे पूरे के पूरे मॉड्यूल को। इसके बाद दिखाएंगे आपको सेना के शौर्य पराक्रम की वो इनसाइड स्टोरी जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को बड़ा संदेश दिया गया। संदेश ये था कि अगर आंख उठा के देखने की कोशिश भी की, हिमाकत भी की, तो अंजाम ऐसा होगा जो सदियों तक भूला नहीं जा पाएगा। और अंत में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुले नए सियासी फ्रंट की और शुरू हुए पोस्टर वॉर की, जिसके बाद देश की सियासत में एक और फिर भूचाल आ गया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस हर बार पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है, आखिर क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर छिटपुट युद्ध लग रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मॉड्यूल के बारे में जिसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आपने इसके पहले आतंकवाद के कई अलग अलग मॉड्यूल देखे होंगे, लेकिन अब की बार जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है वो है इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल, जिसमें आपको शक भी नहीं होगा। आपके आसपास लोग टहल रहे होंगे, घूम रहे होंगे, ब्लॉग बना रहे होंगे और काम कर रहे होंगे जासूसी का। अदानी जी को स्पेशली शुक्रिया, उन्होंने देखो सपोर्ट है। वो कहा जाता है ना कि घर के बाहर के दुश्मन से आप लड़ सकते हैं, लेकिन घर के भीतर ही अगर गद्दार पाल लिए जाए, अगर दुश्मन हो, तो उनसे कैसे लड़ा जाए। और यही जो दुविधा है इस वक्त भारत झेल रखा है। पाकिस्तान को क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे कई गद्दार जो है देश के, वो देश में है, उनको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। नाम ज्योति मल्होत्रा हो या किरदार प्रियंका सेनापति का हो या नोमान इलाही का, सबके जो चेहरे अलग है लेकिन कृत्य एक ही है, वो है देश के साथ गद्दारी करने की। तो आज इन गद्दारों के मॉड्यूल को डिकोड किया जाएगा, जानने का ये प्रयास होगा, समझाने का ये प्रयास होगा कि कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल के जरिए पाकिस्तान ने एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और उनके जरिए संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की पूरी प्रयास किया। हिमाकत यहां पर की गई इसकी ओर से। ज्योति को देख रहे होंगे आप, जिस तरीके से ज्योति के तमाम वीडियोस पाकिस्तान से लेकर चीन से लेकर बांग्लादेश और बाली से लेकर इंडिया तक लगातार वायरल हो रहे हैं। और अब सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ज्योति ने अपने देश के साथ की गद्दारी की और काम क्या किया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। पहले ट्रैवल के ब्लॉग बनाए, वीडियोस बनाए, उसे शेयर किया, इसके बाद इसी के जरिए गद्दारी की देश के साथ। और यहां पे अब तमाम जो राज्य है वहां से एक एक करके ज्योति जैसे तमाम जासूस निकल के सामने आ रहे हैं। 3 राज्य 12 जासूस। तो देखिए राज्य दर राज्य यहां पे जो गिरफ्तारियां हैं वो चल रही हैं। 3 राज्य हैं, 12 जासूस हैं। पाकिस्तान के जासूसों की यहां पे गिरफ्तारी हो रही है। अब तक टोटल 12 जासूस गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पंजाब से 5 जासूस पकड़े गए हैं, हरियाणा से भी 5 जासूस पकड़े गए हैं, यूपी से 2 जासूस पकड़े गए हैं और पकड़े गए सभी जासूसों की यहां पे पूछताछ चल रही है, जानकारी यहां पे जुटाई जा रही है। जासूसों के सभी लिंक क्या खंगाले जा रहे हैं, जानने का यह प्रयास है कि जासूसी के लिए क्या क्या पैटर्न अपनाया गया और क्या क्या जानकारियां यहां पे साझा की गई। तो देखिए किस तरीके से यहां पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो यहां पे हम हो जाती है दुनिया से छिप करके या दुनिया के सामने रह करके। ये ऐसा मॉड्यूल है जासूसी का जहां पे
किस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर है, जो बाकी जासूस पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए तस्वीर दिखा रहे कनेक्शन की आपको। दानिश ये वो शख्स है जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता है, उसके साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और देखिए किस तरीके से बड़े आराम से मरियम नवाज जैसे नेताओं के पास पहुंच जाती है ज्योति, जहां पे आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और यही वजह है कि अब यहां पे सवाल जवाब हो रहे हैं ज्योति से। ज्योति से 3 एजेंसियां सवाल पूछ रही हैं, जवाब यहां पे हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा तमाम जो सवाल है वो इस बारे में है कि भाई अब तक क्या क्या जानकारियां साझा की गई हैं। कई सवालों पर ज्योति ने चुप्पी साध ली है, कई सवालों का ज्योति गोलमोल जवाब दे रही है। आईएसआई की फंडिंग पर यहाँ पे उसकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये जो चुप्पी है ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्या ये ट्रेनिंग है? और इसी के चलते ज्योति यहाँ पे हर सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं दे रही है। और यही वजह कि जिस तरीके से पाकिस्तान गई जब ज्योति, तो वहां पर कई बार वो पहुंची और कई बार उसकी ओर से रुका गया। तो हर बार ये जो ट्रिप थी वो क्या सिर्फ घूमने के लिए थी, ब्लॉगिंग के लिए थी, या इंफॉर्मेशंस को साझा करने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए वहां पे रुकी वो? लेकिन कई सवाल पूछे गए हैं, जवाब नहीं मिले। सवाल क्या थे कि पाकिस्तान यात्रा के लिए किसने संपर्क किया, दानिश से पहली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? क्या पहला वीजा न मिलने के बाद दानिश के संपर्क में आई थी? क्या पाक उच्चायोग में एहसान की आधिकारिक भूमिका रही है? जानकारी थी क्या इसके पहले से? क्या एहसान के अवांछित घोषित किए जाने के बाद भी सतर्क किया गया उसे? क्या 2024 में 1 महीने से अधिक समय तक पाकिस्तान में आखिर वो क्यों रही? इसके पीछे की वजह क्या थी? और जो वीजा की अवधि थी वो क्यों बढ़ाई गई? पाकिस्तान के समर्थन में वीडियोस डालने के लिए किसने कहा, किसके कहने पर बनाए? पहलगाम हमले के बाद दानिश या किसी पाकिस्तानी से कोई बातचीत हुई थी? क्या कुछ साझा किया गया था, डेटा शेयर किया गया था? विदेश यात्राओं से लेके अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जाने तक जो वित्तीय और लॉजिस्टिक मदद थी वो कहां से मिली, स्पॉन्सरशिप कहां से मिली, पैसे कहां से आए फॉरेन ट्रिप करने के? बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जहां पे अयोध्या में, जहां पे खबर निकल के सामने आ रही कि अयोध्या से भी खबर निकल के आ रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की भी यहाँ पे ज्योति घूमने वहां पर गई थी, रामलला के दर्शन किए थे और मार्ग का भी ज्योति ने वीडियो बनाया था और अब वो वीडियो सामने भी आ गया है। जासूस की अयोध्या दौरे की जांच में यहाँ पे एजेंसियां जुट गई हैं कि जब ज्योति अयोध्या गई और वहां पे उसने मूवमेंट किया, घूमी फिरी वहां पे और वहां पे तमाम मार्गों के वीडियोस बनाए, तो क्या राम जन्मभूमि की भी यहाँ पे जासूसी की गई? क्या वहां पे भी रास्ते समझने का प्रयास किया गया? क्या उसकी ओर से रेकी की गई? क्योंकि अब तो सवाल यही है कि ज्योति जहां जहां भी गई, जहां जहां भी ज्योति गई, क्या वो सब कुछ घूमना फिरना एक जासूसी का हिस्सा है? तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए बाली की आपको। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाली कहां से आ गया? तो ज्योति के जो प्रोफाइल है उसमें तमाम जो वीडियोस है वो ऐसे ही है, जहां पे बाली में एक शख्स से मिलती है वो, और उसके अगले वीडियो में उसके साथ मैगी खाती हुई, फूड लेती हुई दिखाई देती है। वो पहली मुलाकात में लंच कर रही है। जरा सोचिए कि आप किसी से जब पहली बार मुलाकात करते हैं तो पहली मुलाकात में आपके हाव भाव कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पहली मुलाकात में ही लंच कर रही है। और ये जो शख्स देख रहे हैं जिसको वीडियो में आप, दरअसल ये शख्स लाहौर का है, पाकिस्तान का है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ज्योति की बाली की ट्रिप भी पहले से प्री प्लान थी और जानबूझ के यहाँ पे दिखाने का ये प्रयास किया गया कि दरअसल ये रैंडम मुलाकात है इंडोनेशिया में, बाली में। अब ज्योति की इंडोनेशिया यात्रा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या ज्योति किसी पाकिस्तानी के साथ बाली गई थी? ज्योति की वीडियो में जो शख्स दिखाई दे रहा है ये एक पाकिस्तानी नागरिक है। वीडियो में ऐसा दिखा रही है ज्योति कि वो उसे पहली बार मिली हो, कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई हो, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोनों एक प्लेट में खाना खाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो क्या ज्योति पाकिस्तान के एजेंडे पर काम कर रही थी? क्या पाकिस्तान की इमेज को सुधारने का टास्क पूरा कर रही थी? और क्या यही है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल जिसके चलते वो जो इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स है उसे टारगेट पर ले रहा है, उसके बाद उसे जासूसी करवा रहा है? और यही वजह है कि जो तमाम ज्योति के वीडियोस है वो यहाँ पे सवाल खड़े करते हैं कि चाहे ज्योति चीन गई हो या पाकिस्तान या फिर किसी भी देश गई हो, क्या सब कुछ पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल का हिस्सा है? अब ये सवाल यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ज्योति का जो इन्फ्लुएंसर मॉड्यूल है वो डिकोड कर लिया गया है। आईएसआई ने भारत में नया मॉड्यूल एक्टिव किया है। सोशल मीडिया की आजादी को हथियार बनाया गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इस मॉड्यूल का हिस्सा बनाया गया, इसमें शामिल किया गया, क्योंकि कोई शक भी नहीं कर पाता। आमतौर पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो घूमते हैं फिरते आपके आसपास रहते हैं, आप शक भी नहीं करेंगे। जानकारी जुटाने का यहाँ पे टास्क दिया गया, उनसे तरह तरह के वीडियोस बनवाए गए। और यही वजह कि चाहे बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो संवेदनशील इलाके हो, वहां ज्योति जाती है, ब्लॉग बनाती है, वीडियोस बनाती है। तो क्या ये जो वीडियोस थे वो टास्क का हिस्सा थे?
और इसीलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ज्योति ने ये सब कुछ किया। क्या ऐशो आराम की जो जिंदगी है और जो पैसे का लालच है वो उसे ब्लॉगर से जासूस बनाने में ज्यादा अहम रही, और इसीलिए ज्योति से जो तमाम एजेंसियां सवाल जवाब कर रही हैं, सवाल जवाब करने के जरिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिला, कहां से आया पैसा, फॉरेन ट्रिप किसने करवाई, और क्या सारी फॉरेन ट्रिप इसी जासूसी का हिस्सा थी, क्या क्या जानकारियां भारत की साझा की गई हैं अब तक, क्या सारी जानकारियां यहां पर किस तरीके से साझा की गई, ये सब कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं ज्योति से, जिसके जवाब निकल के सामने आ रहे हैं। ज्योति के ब्लॉगिंग वीडियो में दिखा है पैटर्न, एक पैटर्न के तौर पे वीडियो बनाए गए हैं। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी, और उसकी उस स्थल के बारे में, यानी कि जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसका पूरा का पूरा इलाका है, उसकी जानकारी ज्यादा होती थी, और इसीलिए कहा जा रहा दरअसल कि ये एक पैटर्न है। बॉर्डर्स के बारे में भी जो जानकारी है ज्योति दे रही है, वो वहां पे वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की जानकारी साझा कर रही है, यानी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वो दिखाना क्या चाहती है और रिकॉर्ड क्या कर रही है। इसके अलावा जरा सोचिए कि अफगानिस्तान के भी बॉर्डर वाले ब्लॉग में भी यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि किस तरीके से उसकी ओर से जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे एक जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा और अली हसन के संपर्क में थी ज्योति। आईएसआई के अधिकारी भी व्हाट्सएप चैट जो उसके सामने आई है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि कोड वर्ड में बात करता था आईएसआई एजेंट, तो जो बातचीत है उसे अब डिकोड कर लिया गया है, और इसीलिए कहा दरअसल जा रहा है कि आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति, क्योंकि जो उसकी व्हाट्सएप चैट है उस व्हाट्सएप चैट से साफ साफ पता चल रहा है कि दरअसल ये जो बातचीत है ये एक तरीके से मैसेंजर है। सीधे रुख करते सहयोगी साहिल का, साहिल व्हाट्सएप चैट से बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दरअसल ये सामान्य बातचीत है, लेकिन ये मैसेज है, ये जानकारी है जिसे डिकोड कर लिया गया है। समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे जानकारी साझा की जा रही है, जासूसी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, ये अब कहीं ना कहीं जो अली हसन है वो ज्योति मल्होत्रा से जो कोडवर्ड लैंग्वेज में उससे बात कर रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस और एजेंसीज ने ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करी। उसने पूछताछ में बताया कि दानिश ने अली हसन का नंबर दिया था, पाकिस्तान में जो शख्स बैठे जो कि आईएसआई एजेंट है उसके संपर्क में आती है ज्योति, और व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत होती है। अली हसन जो है व्हाट्सएप में कोडवर्ड के जरिए बातचीत करता है कि अटारी बॉर्डर पे जो प्रोटोकॉल है आपको मिल पा रहा है, किस तरीके से वहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसकी बात हो रही है। जब कहा गया जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो अली हसन से मुलाकात करना। अली हसन और ज्योति की पाकिस्तान में पहली मुलाकात होती है, और अली हसन वो शख्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल हो गए, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो गए, जो बाकी जगहों पे घुमाने का जो जिम्मा है वो अली हसन के हाथ में था। 7 स्टार होटल में रुकवाना अली हसन की जिम्मेदारी थी। आईएसआई के जो अधिकारी थे, जो बाकी वीवीआईपी थे पाकिस्तान के, उन सभी लोगों से मुलाकात करवाना अली हसन के हाथ में था। और अली हसन वो शख्स है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी लेकर पहुंचा था ज्योति मल्होत्रा को, जहां पे आतंकियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि ज्योति ने कहा कि ये पाकिस्तान लौटेंगे। देखिए जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि किस तरीके से ज्योति की ओर से 2022 के बाद 2 बार 3 बार 4 बार या यूं कहे तो कई बार वो पाकिस्तान गई, और जब भी गई वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेनिंग उसकी हुई वहां पर, क्योंकि हर बार तो ब्लॉगिंग के लिए गई नहीं वो। तो ऐसे में जो जासूसी का पैटर्न है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो आईएसआई के लिए काम करती थी, और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और कुछ तो होने बाकी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। दुनिया को दिखाने के लिए ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, लेकिन असल में वो आईएसआई का मोहरा बन चुकी। वो पाकिस्तान के इशारे पर ब्लॉग बनाती थी, जहां दानिश भेजता वहां जाकर जानकारियां जुटाती थी, और फिर उन जानकारियों को वीडियो की शक्ल देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी। आम लोगों को लगता कि ये नॉर्मल ट्रैवल वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट्स को उनकी मांगी हुई जानकारी आसानी से मिल जाती। कहने को पाकिस्तान उच्चायोग में लोग वीजा के लिए जाते हैं, लेकिन इस पाक एम्बेसी में कई नापाक साजिशें रची जाती हैं। इस उच्चायोग में बैठे दानिश जैसे पाक एजेंट भारतीयों को फंसाने का काम करते हैं, उन्हें अपनी जासूसी मॉड्यूल में जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ज्योति पहली बार 25 अगस्त 2022 को करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए पाकिस्तान गई थी, लेकिन उससे पहले उसका वीजा हासिल करने के लिए उसे काफी पापड़ बेलने पड़े थे। पहले वीजा के दौरान ज्योति दानिश के संपर्क में आई, दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद लंबी लंबी बातें होने लगी।
जिसके बाद दानिश ने न सिर्फ ज्योति को वीजा दिलाया बल्कि उसे अपनी नापाक साजिश में शामिल भी कर लिया। 2022 के बाद मानो ज्योति की जिंदगी ही बदल गई। उसे पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। उसके आगे पीछे पाकिस्तानी पुलिस के जवान घूमने लगे। इतना ही नहीं, ज्योति को हाई लेवल पार्टियों के न्योते भी मिलने लगे। 2022 के बाद ज्योति का पाकिस्तान 3 बार आना जाना हुआ। एक बार तो ज्योति पूरे 1 महीने तक पाकिस्तान में ही रही। पहले जिस पाकिस्तान का वीजा उसे मिल नहीं रहा था, अब उसे पाकिस्तान में रहने के लिए एक्सटेंशन मिल रहे थे। ये वो कड़ियां हैं जो जांच एजेंसियों को खटक रही हैं। ऐसे में जांच टीम अब ज्योति की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की जांच कर रही है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड, नेपाल, भूटान की यात्राएं शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी ज्योति मल्होत्रा। इस बात का तब खुलासा होता है जब देश की जांच एजेंसियां और हिसार पुलिस अलग अलग तरीके से ज्योति से पूछताछ करती हैं। पुलिस के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें यह देखा गया है कि ज्योति मल्होत्रा ने बांग्लादेश एम्बेसी में वीजा अप्लाई किया था बांग्लादेश जाने का। हालांकि ये बात अभी साफ नहीं हो पाई है, ये वीजा अप्लाई का जो फॉर्म है पहलगाम अटैक से पहले अप्लाई किया था या फिर अटैक के बाद अप्लाई किया था। लेकिन एजेंसीज को ऐसा शक है कि बांग्लादेश में जाके ज्योति मल्होत्रा ने कोई खास मीटिंग करनी थी या किसी शख्स से मुलाकात करनी थी, इसी वजह से इस फॉर्म को भरा गया था। पाक उच्चायोग में वीजा के साथ साथ सिम वाला खेल भी चल रहा था। यहाँ दानिश जैसे कई ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो वीजा के बदले लोगों से मोटे पैसे या फिर सिम की वसूली करते हैं। पैसे की वसूली समझ में आती है क्योंकि कंगालिस्तान की फितरत में ही लूट खसोट है, लेकिन सिम की वसूली आतंकिस्तान की एक और साजिश की ओर इशारा कर रही है। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार तारीफ की माने तो पाक एम्बेसी में मौजूद लोगों ने उसका वीजा अप्रूव करने के बदले उसे कई बार सिम की वसूली की। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी और नंबर जो है फॉर्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने घर आने के बाद में उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर दो, वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। भारतीयों के नाम पर सिम लेकर दानिश जैसे लोग इसका इस्तेमाल 2 ही तरीके से कर सकते हैं। या तो ये सिम दहशतगर्दों को दिए जा रहे थे या फिर भारत में मौजूद स्लीपर सेल से बात करने के लिए इन सिम का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल 12 जासूसों की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। पकड़े गए जासूसों में सबसे बड़ी और अहम कड़ी ज्योति ही मानी जा रही है क्योंकि ज्योति की पहुंच पाकिस्तान के हर हिस्से में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया में वाहवाही हुई, लेकिन इसी के साथ भारत में सियासत का नया फ्रंट खुल गया। एक तरफ कांग्रेस है जो कि सेना के एक्शन को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो अब कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार के साथ नया पोस्ट जारी कर दिया है और बीजेपी की ओर से पोस्ट करके तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही पूछा गया सवाल कि आखिर कांग्रेस का हाथ क्या पाकिस्तान के साथ है। अमित मालवीय की ओर से एक जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें राहुल गांधी की जो आधी तस्वीर है वो शहबाज शरीफ के साथ दिखाई गई है। एक तरीके से यहाँ पर ये दिखाने का ये प्रयास कि राहुल गांधी शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वही दूसरी ओर जो पोस्ट किया गया है कार्टून के जरिए, उसमें राहुल गांधी को मीर जाफर बताया गया है। बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। देखिए किस तरीके से कार्टून में शहबाज शरीफ के ऊपर चढ़े हुए हैं राहुल गांधी, कंधे पे सवार है और जो सवाल पूछ रहे हैं उसको लेकर के देखिए जो मुनीर के कंधे पे पैर रख करके राहुल गांधी खड़े और सवाल पूछ रहे हैं सेना के एक्शन को लेकर। और इसीलिए बीजेपी दरअसल ये कह रही कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, क्या वही सवाल पूछती है जो पाकिस्तान पूछवाना चाहती है या जो पाकिस्तान के मन में है या जो झूठ प्रोपोगेट करना चाहती है, वही सवाल राहुल गांधी पूछते हैं। और यही वजह कि अब इन पोस्ट के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल क्या है? सवाल दरअसल यह कि बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर 2 पोस्ट शेयर किए हैं। राहुल और मुल्ला मुनीर के चेहरों को एक साथ जोड़ा गया है और पहले पोस्ट में बीजेपी ने दोनों की विचारधारा को एक बताया है और यही वजह कि पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दूसरे पोस्ट में बीजेपी ने राहुल को मीर जाफर बताया है।
पोस्ट में राहुल को पाक की सीमा के अंदर शहबाज की पीठ पर खड़े दिखाया गया है और भारतीय सीमा में झांकते हुए सेना पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी की वैसे तो पुरानी आदत है ये सेना पे सवाल खड़े करने की, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसा लोगों को लगा कि कम से कम इस बार राहुल गांधी जो है वो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन राहुल तो राहुल है, बाज कहाँ आने वाले हैं। राहुल ने फिर सवाल पूछा तो बीजेपी हमलावर हो गई। अब बीजेपी की ओर से यहाँ पे जो सवाल पूछे गए, इसके बाद मीर जाफर का जिक्र किया गया। अब मीर जाफर को विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ मिलकर गद्दारी की गई यहाँ पे मीर जाफर की ओर से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया गया। बीजेपी ने राहुल के सवालों को लेकर हमला बोला है और उन्हें मीर जाफर बता दिया है। राहुल ने दरअसल वायुसेना से राफेल को लेकर सवाल पूछा था और राफेल को लेकर पाक पीएम शहबाज ने भी दावा किया था। सेना हालांकि कह चुकी है कि सारे पायलट सुरक्षित वापस लौट आए थे, लेकिन राहुल के सवाल है जो खत्म यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। अब इसको लेकर के जो सवाल जवाब के 7 बार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। पवन खेड़ा और शहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं भारत के। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन क्या बात है, किस तरह का सवाल उठा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द उन्होंने बधाई के नहीं कहे हैं। सेना के पराक्रम पर, सेना के शौर्य पर 2 शब्द उनको बधाई नहीं दी, लेकिन वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो पाकिस्तान उठा रहा है। वो भारत की सेना के पक्ष में खड़े होंगे या पाकिस्तान के झूठे दावे के पक्ष में खड़े होंगे। और इसमें बड़ी खबर आ रही है जहां पे सेना का अपमान, कांग्रेस की पहचान, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं कांग्रेसी, ये बीजेपी की ओर से यहां पे सवाल खड़े किए गए हैं, जवाब मांगा गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबूत मांग चुके हैं सेना के ऑपरेशंस के, और इस बार भी उनकी ओर से सेना को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस बीच शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। सेना का अपमान यही कांग्रेस की पहचान, क्योंकि पाकिस्तान इनके बन चुके हैं भाईजान। इसीलिए 2 शरीर एक जुबान, कांग्रेस और पाकिस्तान। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलते बोलते अब उनके नैरेटिव पर खुलकर उतर आई है। ऑल पार्टी मीटिंग में बताएंगे हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, टीवी के मीडिया कंजम्पशन के लिए बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का हम सम्मान करते हैं, और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। आज खड़गे जी ने जैसे बोला कि एक छुटपुट था, बताइए खड़गे जी, 9 टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए, 11 मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया, 100 से अधिक आतंकी मारे, 70+ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए। ये छुटपुट कार्रवाई है। तो 26/11 के बाद ऐसी छुटपुट कार्रवाई आपने क्यों नहीं करवाई? जब तो फली मेजर ने बोला भी कि करिए हमला आतंकी कैंपों पर तब आपने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देकर रखा था। ये आपकी उस समय पर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय था। पर सेना का अपमान देखिए इनके डीएनए में है। कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स पर अब बयानों की झड़ी लग गई है, जहां पे एकनाथ शिंदे ने भी बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि कांग्रेस का बयान निंदनीय है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वोटों की राजनीति करती है कांग्रेस, ये आरोप लगाया गया एकनाथ शिंदे की ओर से। तो देखिए किस तरीके से अब बीजेपी की ओर से जो तमाम नेता है, चाहे वो शिवसेना के नेता हो, सहयोगी दल के, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का बयान है वो निंदनीय है। ऐसे मौके पर जब पूरा देश एक साथ है तो कांग्रेस का ये बयान निंदनीय है, सुनवाते हैं आपको। ऐसे वक्त पर ऐसी बयानबाजी करना, राजनीति करना, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आपने देखा पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो तुरंत एक्शन को रिएक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और तुरंत जो आतंकवादियों ने पहलगाम में जो हमला किया था, हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था,
वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। और हमारे साथ जुड़ गए अनामिका पांडे श्रीनगर से। अनामिका, जिस तरीके से इस बार ऐसा लगा था पहली बार कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस की ओर से कम सेना के शौर्य पर कार्रवाई पे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सेना की कार्रवाई को लेकर, एक्शन को लेकर सवाल दाग दिए, लिहाजा राजनीति शुरू हो गई। और अनामिका, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की ओर से इस तरह से सवाल पूछे गए हों। राहुल गांधी इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को लेकर भी वो और उनकी पार्टी सवाल पूछती रही है। जब सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत दे दिए हैं, यहां तक बता दिया है कि कहां पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, बल्कि वो जगह तक दिखाई गई है जहां पर आतंकी कसाब को ट्रेनिंग दी गई, बहावलपुर उस तक को तबाह कर दिया गया है। उसके बाद भी राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, मीडिया के सामने आकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो सेना के शौर्य की तारीफ कर रहे हैं। अब तो सेना लगातार मीडिया कर्मियों को उस जगह पर भी लेकर जा रही है और ये बता रही है कि जिनके मन में ये डाउट हो, पाकिस्तान के मन में डाउट हो या हमारे देश के नेताओं के मन में अगर कोई डाउट है सेना को लेकर, तो क्लियर कर ले कि किस किस तरह से। और अनामिका, हैरानी की बात तो ये है कि जब शहबाज शरीफ खुद ये कह चुके हैं कि असीम मुनीर का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि नूरजहां और नूर खान एयरपोर्ट पर, एयरबेस पर हमला हुआ है, तो सोचिए जरा, खुद पाकिस्तान की पीएम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन यहां पे विपक्षी पार्टियों को जवाब चाहिए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहां पे कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हैं, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी फहरिस्त में है, जिनके बिगड़े बोल के चलते सियासत गरमाई हुई है। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया, ऑपरेशन सिंदूर को छोटा मोटा युद्ध बता दिया। पीएम मोदी को घेरते घेरते उन्होंने फिर हद पार कर दी और पहलगाम की पीड़ित महिलाओं का अपमान किया गया उनकी ओर से। सेना के शौर्य और पराक्रम का यहां पे अपमान किया गया जब उनकी ओर से इसे छोटा मोटा युद्ध बताया गया। और क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुन लीजिए पहले। ಚುಟ್ಪುಟ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಗೂಬಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना आपने कि जो इसे छोटा मोटा युद्ध बता रहे हैं। जरा सोचिए कि किस तरीके से जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो किस लेवल पे जाके रुक रही है, जहां पे सेना की कार्रवाई को भी छुटपुट बताया जा रहा है, छोटा मोटा युद्ध बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है, जवाब दिया है, प्रहार किया है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। आप और आपके नेता आज पाकिस्तान के हीरो हैं। हर न्यूज चैनल में आप चल रहे हैं, और केवल आज ही नहीं, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी पाक के डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बयानों को दिखाया था, आपके नेताओं के बयानों को दिखाया था, और आपके नेताओं के बयानों को दिखाते हुए कहा था कि देखो, जो हम पाकिस्तानी कह रहे हैं वही सही है, इंडिया तो झूठ बोल रही है। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है, और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। तो देश में सियासत हावी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उसी ऑपरेशन सिंदूर की जो इनसाइड स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सेना के शौर्य और पराक्रम की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किन किन हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सेना की सरकार के हौसले पस्त किए गए, घुटनों पर लाया गया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर है भारतीय सेना के शौर्य की, ये तस्वीरें हैं भारतीय जवानों के हौसले की, ये तस्वीरें हैं आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत, ये तस्वीरें हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजय की। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया होगा। ये तस्वीरें बताती हैं
कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारी कैसी रही होगी। ये तस्वीरें साथ ही ये भी बताती हैं कि कैसे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की चौकियों को हवा में उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने भारत को जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। भारत को नुकसान पहुंचाने का इरादा तो रखा, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद जवानों ने उसके हर वार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे मौजूद हूँ, उस फॉरवर्ड पोस्ट पे जो कि बेहद ज़्यादा मायने की है, जो कि पाकिस्तान से बेहद 400 मीटर की डिस्टेंस पे है पीओके से। और किस तरह से जो ड्रिल हम दिखा रहे हैं उसका मायने ये है दिखाने का कि किस तरह से हमारे जवान ऑपरेशन सिंदूर के समय पे किस तरह से तैनात थे, किस तरह से स्टेशन थे कि जब रिटालिएट करना था और पीओके की तरफ से लगातार मोटा शेलिंग हो रही थी तो रिटालिएशन के लिए हमारे जवान मुस्तैदी से तैयार थे। ये वो तस्वीर है पोजीशनिंग की, स्टेशनिंग की। और साथ की रात को ही जितने भी टेरर लॉन्च पैड्स हैं, लगभग अगर हम उस तरफ की बात करें लगभग 7 टेरर लॉन्च पैड्स हैं जिनको कम्प्लीटली ध्वस्त किया गया हमारी इंडियन आर्मी द्वारा। और जो जाबाज हमारे जवान हैं उनको साफ तौर से देखा जा सकता है, उनकी स्टेशनरिंग, उनकी पोजीशनिंग और ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से पूरी तरह से कंडक्ट किया गया। और यहाँ पे ये ड्रिल के माध्यम से बताया जा रहा है कि कितनी मुस्तैदी से जो प्लानिंग थी रिटालिएशन की, रिस्पॉन्स की, वो पहले से ही तैयार थी। जवानों की पोजीशन से साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से आ रही मोटार शेलिंग का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार थी। 6 और 7 की रात से ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय जवानों ने फॉरवर्ड पोस्ट पर मोर्चा संभालकर आतंकियों के साथ साथ उनके लॉन्च पैड को भी तबाह कर दिया। 6 और 7 की रात को किस तरह से हमारे जवान यहाँ पे डिप्लॉयड थे, हथियार सामान तैयार है, किस तरह से कमांड मिलने का इंतजार। मीटर पर दुश्मन की पोस्ट है जिसे मैं दिन और रात के समय आदेश मिलने पर ऑटोमेटिक फायर से बर्बाद करूंगा। जय हिंद श्रीमान। तो ये है हमारे वो जाबाज जवान जो कि यहाँ पे तैनात हैं। और तैनात इसलिए हैं क्योंकि ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो पीओके है सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है। लीपा वैली वहाँ पर मौजूद है। आतंकियों के साथ आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स वहाँ पर मौजूद है जिनको पूरी तरीके से हिंदुस्तान के जवानों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। और ये जो फॉरवर्ड पोस्ट है अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जो कंडक्ट है वो 6 से शुरू होकर के लगातार 9 तक चला। तो यहाँ पे तारबंदी के साथ जो पोजीशनिंग है, स्टेशनिंग है हमारे जवानों की, वो देखी जा सकती है। लीपा वैली के साथ ही जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं साथ के साथ उनको ध्वस्त किया गया और ये ऑपरेशन लगातार 9 तारीख तक चला। आज भी हमारे जो जवान हैं अभी भी उनका जोश पूरी तरह से हाई है क्योंकि जो ग्रिट है, जो साहस है, जो करेज है वो देखा जा सकता है। और जैसा कि कहा गया ऑपरेशन सिंदूर अभी केवल पॉज हुआ है, पूरी तरह से थमा नहीं है। साफ है कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान से डटकर मुकाबला किया और पाकिस्तान को हार का चेहरा दिखा दिया। पाकिस्तान से महज 400 मीटर की दूरी से उसकी हर गोली का जवाब गोले से दिया। शेलिंग का जवाब चौकियों को उड़ा कर दिया। लेकिन सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसा रहा होगा मंजर, अब वो भी देख लीजिए। अभी इस वक्त जो तस्वीरों में नजर आ रहा है ये हमारे जवानों की पोजीशन है जो कि पीओके से जिस तरह से हमारे द्वारा लॉन्च के टेरर पैड्स को जब पूरी तरह ध्वस्त किया गया उसके बाद जो पीओके से उनकी तरफ से जो मोटार शेलिंग हुई इसके रिस्पांस में जो जवानों ने अपनी पोजीशनिंग ली हुई है इस फॉरवर्ड पोस्ट पे, उसका ये जवाब है। और जवाब में किस तरीके से ये पूरी ड्रिल जो है लगातार दिखाई जा रही है। उस वक्त ये रियल टाइम किस तरह से हुआ होगा, उसने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। लेकिन ये जवानों की पोजीशन है और ये पूरी तरह से ड्रिल और एक्सरसाइज है जिसके माध्यम से दिखाया जा रहा है कि हमारी पोजीशन क्या थी, हमारे जवानों की स्टेशनिंग क्या थी और वहाँ से अटैक होने के बाद यहाँ से जो रिटालिएशन है वो किस तरीके से हुआ। यहाँ पे हमारे तरफ एक भी जवान को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अगर पीओके की साइड की बात करें तो वहाँ पे जितने जो लॉन्च पैड्स हैं या फिर हम वहाँ के लॉन्च पैड्स की बात करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये जवानों का वॉर क्राई है जिसको साफ तौर से सुना जा सकता है और ये वो मंजर है जो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुली कंडक्ट होने पे ये जवानों का जो वॉर क्राई है वो सुनने को मिला। दुश्मन भी देख ले भारतीय सेना की इस तैयारी को, क्योंकि ये तैयारी लगातार जारी है।
जो आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, क्योंकि ये पहले ही लाउड एंड क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और अगर अभी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जवानों की ये तैयारी आतंकिस्तान पर काफी भारी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां पे ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये सेना ने साफ कर दिया है। पाक ने कुछ हरकत की तो जवाब देंगे। सेना की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हरकत कुछ की ऐसी वैसी तो ऐसा जवाब देंगे जो भूल नहीं पाओगे। भारत की मजबूत रक्षक, दुश्मन के भक्षक। भारतीय सेना तैयार, दुश्मन की तय हार। पाकिस्तान की एक गलती, शुरू हो जाएगी उल्टी गिनती। भले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिलाने के बाद शहबाज और मुनीर घुटनों पर आ गए हों, लेकिन भारतीय सेना और उसके जवान अलर्ट हैं। सीमा पार पर हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने के लिए लगातार तैयारियों को और पुख्ता किया जा रहा है। सरहद पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। युद्ध विराम संधि का पालन जरूर हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब 10 तारीख को युद्ध विराम संधि पर जो है दोनों देशों की आम सहमति बनी, उसके बाद भी पाकिस्तान ने शाम 5 बजे के बाद 5 घंटे और 20 मिनट तक जो है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसका जवाब भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया और पाकिस्तान की कई चौकियां जो हैं तबाह हुई। कई ऐसी चौकियां इसी इलाके में मौजूद हैं, अखरून लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जिन्हें भारतीय सेना की तरफ से पूरी तरह से तबाह किया गया। इस वक्त भारतीय सेना के जवान लगातार सरहदी इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। मीडियम कैलिबर वेपन्स के साथ पाकिस्तान की चौकियां जो हैं वो भारत के निशाने पर हैं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 10 तारीख का जवाब जो है वो पाकिस्तान को पूरी तरह से याद है, लेकिन भारत जो है किसी भी तरह पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देना चाहता। जवान तो नजर रख ही रहे हैं, स्वदेशी हथियार भी हमारी सुरक्षा को और अभेद्य बना रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स का जवाब देने के लिए भारत निर्मित वज्र शॉट भी तैयार है, जो 4 किलोमीटर तक दुश्मन के ड्रोन को जाम कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो है भारतीय सरजमी पर ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, चाहे वो अटैक ड्रोन्स हों या फिर सर्विलांस ड्रोन्स, लेकिन भारत की तरफ से भारत में निर्मित जो है वज्र शॉट अब पूरी तरह से तैयार है और भारतीय सेना के हाथों में है। ये 4 किलोमीटर तक दूर किसी भी ड्रोन को जो है जाम कर सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है एक एंटी ड्रोन गन है, जिससे कि ड्रोन की जो फ्रिक्वेंसी है उसे जो ये पूरी तरह से जैम कर देता है, जिसके बाद ड्रोन जो है वो अपने ऑपरेटर से बिल्कुल अलग हो जाता है। तस्वीरों में सरजीवन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैमिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि ये जो है अब काम कर रहा है और इसके 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी ड्रोन होगा उसे ये पूरी तरह से निष्क्रिय कर देगा, जिसकी वजह से ड्रोन अपने ऑपरेटर से डायरेक्शंस नहीं ले पाएगा और कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आर्म्ड व्हीकल के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी तैनात किया गया है, जो निशाना लगाकर दुश्मनी इलाकों में भी किसी टैंक या बंकर को तबाह कर सकती है। और प्रहार में आज के लिए इतना ही। रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते।